हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे अपने यूट्यूब चैनल ट्रू लर्निंग क्लासेस में। और आज हम इम्प्लांटेशन मतलब अंतररोपण को पढ़ेंगे। ठीक, देखो उससे पहले हमने क्या पढ़ा था, आर्तव चक्र पढ़े थे। फिर हमने पढ़ा था कि आर्तव चक्र कब आता है, जबकि प्रेगनेंसी नहीं होती। और फिर अपन ने पढ़ा था निषेचन। और फिर अब अपन पढ़ेंगे क्या क्या पढ़ेंगे, इम्प्लांटेशन। ठीक, निषेचन के बाद इम्प्लांटेशन होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है गर्भाशय, वेजाइना। यहाँ हो जाएगी क्या, फैलोपियन नलिका। ये फैलोपियन नलिका है। अपन ने देखा था कि ओवुलेशन होता है, फिर फैलोपियन ट्यूब में अपन ने कल क्या पढ़ा था कि यहाँ पर आ गया ओवम, और वेजाइनल भाग से बहुत सारे स्पर्म, एक बार में कितने स्पर्म का इजैकुलेशन होता है, कितने 20 से 30 करोड़, है ना। स्पर्म जो है वो वेजाइना से अंदर जाएंगे। अब उनमें से सिर्फ 200 से 300 ही फैलोपियन ट्यूब तक पहुंच पाते हैं। ठीक, अब देखिए ये गर्भाशय है। इस गर्भाशय में सबसे बाहर वाली जो लेयर है वो कहलाती है क्या, पेरीमेट्रियम। सबसे बाहर वाली क्या कहलाती है, पेरीमेट्रियम। उसके अंदर वाली जो मसल से बनी होती है, मायोमेट्रियम। और जो सबसे अंदर वाली होती है, जो कि हर महीने टूटती है, देखे थे अपन ने मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़े थे तो, है ना। इसको कह देते हैं एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम क्लियर हो गया। अब देखिए यहां पर ओवम आया और यहां से स्पर्म गए। अब एक स्पर्म ने जाके इस ओवम को फर्टिलाइज कर दिया था, कल की क्लास में देखे थे अपन, मतलब अपन ने क्या कर लिए थे, फर्टिलाइजेशन। ठीक, तो आज फर्टिलाइजेशन के आगे की प्रोसेस पढ़ेंगे, जिसमें कि इससे जायगोट का निर्माण हो गया था कल। अब ये जायगोट इस एंडोमेट्रियम में क्या हो जाएगा, अंतररोपित हो जाएगा। तो यहाँ जायगोट बनने से यहाँ आके अंतररोपित होने तक की प्रक्रिया को क्या कह दोगे, अंतररोपण कह दोगे या इम्प्लांटेशन। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं इम्प्लांटेशन। देखो ये है गैमेट, मतलब कि अपन कह दो फीमेल वाला भाग। स्पर्म ने आके इसको फर्टिलाइजेशन कर दिया, फर्टिलाइजेशन हो गया। फर्टिलाइजेशन के बाद एक सिंगल सेल हो जाएगी ये, जिसको कह दोगे क्या, जायगोट। जायगोट कह दोगे। इस जायगोट के अंदर केंद्रक में कितने गुणसूत्र होंगे, ओवम में 23 गुणसूत्र, स्पर्म में 23 गुणसूत्र। अब दोनों से मिलकर जायगोट बन गया, तो इसमें कितने गुणसूत्र हो जाएंगे, 46। तो यहाँ पर कितने क्रोमोसोम होते हैं, 46 गुणसूत्र। ठीक, अब देखिए अपन ने पढ़ा था कि ये जो एग है ना, इसके आसपास जोना पेल्यूसिडा है और कोरोना रेडिएटा है, ऐसा देखे थे अपन ने। तो देखो कोरोना रेडिएटा तो अब नहीं रहेगी, लेकिन अभी भी जोना पेल्यूसिडा होगी। तो अभी भी इसके आसपास क्या है, जोना पेल्यूसिडा है। जोना पेल्यूसिडा। ठीक, अब ये जायगोट बन गया। इससे क्या बन गया, यहाँ बन गया ये जायगोट, ऐसे जोना पेल्यूसिडा। अब क्या होगा कि इस जायगोट मतलब युग्मनज में बार बार विदलन होता है।
विदलन होता है बार बार मतलब क्लीवेज होता है, या कह देंगे माइटोसिस। विदलन क्या है? विदलन माइटोसिस ही है। ठीक देखो इसमें माइटोसिस हुआ तो इससे कितने केंद्रक बन गए, कितनी सेल बन गई इसके अंदर? एक थी ये जायगोट, इससे 2 सेल बन जाएंगे अंदर, एक और ये दूसरी। ठीक इस तरीके से 2 बन गई, और ये हो गई क्या? जोना पेल्यूसिडा। क्या हुआ है यहाँ पर? यहाँ हुआ है विदलन, या कह दोगे क्लीवेज। ये एक प्रकार का समसूत्री विभाजन ही है। देखिए विदलन या क्लीवेज में क्या होता है। ये एक सेल है ना, अब ये 2 सेल बन गई। एक सेल थी तो बड़ी थी, इसके अंदर जितना जीव द्रव था अब ये 2 सेल में आ गया। ठीक तो मतलब क्लीवेज में क्या होता है? समसूत्री विभाजन ही होता है, लेकिन साइटोप्लाज्म में जितने का उतना ही रहता है। समझ गए? मतलब देखो यदि ये जोना पेल्यूसिडा इतनी बड़ी है तो ये यहाँ भी इतनी ज बड़ी होगी। बस जोना पेल्यूसिडा के अंदर जो जायगोट है वो विभाजित हो रहा है, समसूत्री विभाजन हो रहा है उसमें, और वो 1 से 2 बन जाएगा, 2 से 4, 4 से 8, है ना, 8 से 16 डबल हो जाएगा। मतलब उसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है वो बढ़ नहीं रहा है, वो उतने का उतना ही है। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, यदि इस कोशिका के अंदर ये जायगोट है, इस जायगोट के अंदर 1 लीटर रहा होगा क्या साइटोप्लाज्म? फॉर एग्जाम्पल बता रहे हैं, 1 लीटर नहीं होता है, 1 लीटर रहा होगा, तो इन दोनों में आधा आधा लीटर साइटोप्लाज्म मिल जाएगा कोशिका द्रव, 2 में आधा आधा लीटर। ठीक और 4 हो जाएंगे तो 1/4 रह जाएगा सभी में। समझ गए? तो मतलब इसके अंदर जितना कोशिका द्रव है उतना द्रव इन दोनों में है। तो क्या होगा कि इसमें समसूत्री विभाजन ही होता है, लेकिन कोशिका का आकार कैसे होते जाता है? छोटा। विदलन क्या है यहाँ लिखा ही देते हैं। समसूत्री विभाजन जिसमें कोशिका का आकार छोटा होते जाता है तथा साइटोप्लाज्म उतना ही रहता है। समझ गए? मतलब साइटोप्लाज्म उतना ही रहेगा, तो समसूत्री विभाजन निर्णय की कोशिका आकार कैसा होते जा रहा है? छोटा होते जा रहा है, वो कहलाता है विदलन। अब देखिए ये 2 कोशिकाएं बन गई, 2 से कितनी कोशिकाएं बन जाएंगी? 4। ठीक 2 से 4 कोशिकाएं बना देते हैं। अच्छा तुम बुरा ना मानो तो हम इसको यहाँ बना दें क्या? इसीलिए क्योंकि ना हमको बहुत स्पेस चाहिए। ये क्या है अपना जायगोट, यहाँ पर कौन सी प्रोसेस हो रही है? विदलन की। तो 2 सेल बन गई इससे। ऑफ कोर्स जोना पेल्यूसिडा को कुछ नहीं होगा, और ये बराबर है, ऐसा नहीं एक छोटी एक बड़ी। इसके बाहर क्या है? जोना पेल्यूसिडा। क्लियर हुआ? इसके बाहर ये जोना पेल्यूसिडा है। अब देखिए 2 से कितनी कोशिकाएं बन जाएंगी? 4। 4 सेल बन गए। हर सेल में क्रोमोसोम कितने हैं? इसमें भी 46, इसमें भी 46।
यहाँ भी 46, यहाँ भी 46, यहाँ भी 46, यहाँ भी 46, है ना। जोना पेल्यूसिडा है ही, जोना पेल्यूसिडा का कुछ नहीं हुआ है। ठीक, अब देखो विदलन या समसूत्री विभाजन कह दो, इससे जो सेल बनी है वो और छोटे 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 होते जाएंगे। इनको ब्लास्टोमियर्स कह देते हैं। क्या कह देते हो? इनको कह देते हैं अपन क्या? ब्लास्टोमियर। ब्लास्टोमियर कह देते हैं इसको। हर सेल क्या कहलाती है इसकी? ब्लास्टोमियर। अब देखो जब ये 4 सेल स्टेज में आ गया तो अब इसके बाद इसको क्या बोलने लगोगे? एम्ब्रियो कहने लगोगे, है ना। एम्ब्रियो बन गया। अब जैसे ही ये 8 से 16 कोशिकीय अवस्था में आएगा कि इसके अंदर की जो ब्लास्टोमियर सेल है, ये ब्लास्टोमियर है, ये जो ब्लास्टोमियर सेल है वो 8 से 16 हो जाए तब उसको कह देते हैं मोरूला। देखो अब ये जो ब्लास्टोमियर सेल हैं वो 8 से 16 हो जाएंगे ऐसे। जोना पेल्यूसिडा रहेगी, इसका कुछ नहीं होने वाला है। 8 से 16 ब्लास्टोमियर हो गए। 8 से 16 सेल स्टेज ही लिख देते हैं ना, सेल स्टेज। तब इसको कह देते हैं मोरूला। क्या कह दोगे इसको? मोरूला। हिंदी में कहोगे तूतक, मोरूला या क्या कह देते हैं? तूतक कह देते हैं। ठीक, अब देखो ये जो मोरूला या तूतक है वो कौन से दिन बन जाता है? ये बन जाता है चौथे दिन। मतलब यहाँ पर निषेचन हुआ तो जायगोट बना। अब इससे 2 सेल, 2 से 4 सेल, 4 से कितनी सेल? 8 से 16 सेल। ठीक, इसको कह दोगे क्या? मोरूला, है ना। क्या कह देते हो इसको? मोरूला। तो ये हो जाएगा मोरूला। कौन से दिन बना है? चौथे दिन, 4th डे। क्या बन गया? मोरूला। अब देखो आगे क्या होगा कि ये वाली सेल जैसे 8 से 16 है ना, वैसे ये कई सेल हो जाएंगी, है ना। ऐसे ही ये बहुत सारी सेल हो जाएंगी और उसके बाद ये गर्भाशय में पहुंच जाएंगी। जब ये गर्भाशय में पहुंचेंगी तो कुछ सेल जो है वो किनारे में लग जाएंगे इस तरीके से। ये सेल किनारे में लग गई और कुछ सेल जो होती हैं वो इसके अंदर की तरफ एकत्रित हो जाती हैं, है ना। और जोना पेल्यूसिडा भी कहीं नहीं गई है। तो ये हो गई क्या? जोना पेल्यूसिडा। अब देखो जो सेल बाहर की तरफ इकट्ठी हो गई हैं ऐसे कोने में चारों तरफ से, उनको कह देते हैं ट्रोफोब्लास्ट। क्या कह देते हो? ट्रोफोब्लास्ट। इनको कह देते हो ट्रोफोब्लास्ट। ठीक, जो कि अंदर है ये वाली, इनको इनर सेल मास क्या कह देते हो? इनर सेल मास या एम्ब्रियोब्लास्ट कह देते हैं। एम्ब्रियोब्लास्ट
या तुम लिख लेना, यहाँ जगह नहीं है, इनर सेल मास लिख लो, ICM, इनर सेल मास कह देते हैं। ठीक है, अब देखो इनका काम क्या होगा आगे चल के। जो इनर सेल मास मतलब एम्ब्रियोब्लास्ट है, वो एम्ब्रियो मतलब कि क्या बनाएगा, इससे बच्चा बनेगा, है ना। और जो ट्रोफोब्लास्ट है उससे आगे चल के अपरा बनती है। क्या बनती है आगे चल के, अपरा। और ये तो जोना पेल्यूसिडा है ही है अभी भी। क्या है ये, जोना पेल्यूसिडा। फिर भाई यहाँ तो बीच में एक कैविटी से बन गई है, बीच में यहाँ एक कैविटी बन गई है। तो ये कैविटी क्या है, ये कैविटी है ब्लास्टोसील कैविटी। क्या है ये, जहां पर एक द्रव भर जाता है। अब बताते हैं वो द्रव क्या है ना। क्या है ये, ब्लास्टोसील कैविटी, यही लिख देंगे इसके ही अंदर, ब्लास्टोसील गुहा या कैविटी कह दो। क्लियर नहीं दिखता होगा तो सुन के लिख लो, ब्लास्टोसील गुहा कह दोगे या कैविटी। अब देखो हुआ क्या है एक्चुअल में, ये मोरूला बन गया, 8 से 16 सेल को मोरूला कह दिए। अब ये और वृद्धि करेगा, बहुत सारी सेल बन गई, बहुत सारी सेल बन गई ऐसे। ठीक, अब ये जब गर्भाशय में पहुंचा तो कुछ सेल जो है वो इस तरीके से किनारे किनारे लग गई, और कुछ सेल जो हैं वो अंदर इकट्ठी ऐसे लग गई। और यहाँ पर जोना पेल्यूसिडा अभी भी है ना। ठीक, अब देखो हम तुमको कुछ याद दिलाते हैं। याद कहाँ दिला दें, यहाँ दिला दें। देखो यहाँ पर ओवुलेशन हुआ था, अपन ने आर्तव चक्र पढ़े थे, याद करो। आर्तव चक्र में फॉलिकुलर फेज और सेक्रेटरी फेज के बीच में क्या हुआ था, ओवुलेशन। तो यहाँ पर हुआ है ओवुलेशन। नहीं देखे हो तो जाके देख लेना, आर्तव चक्र वाली क्लास, 1 घंटे की क्लास है, ओवुलेशन है ना। यहाँ पर ग्राफियन फॉलिकल फटती है और ओवम निकलता है। ओवम सिर्फ 24 घंटे जिंदा रहता है, तो इसी बीच में फर्टिलाइजेशन हुआ। ये चौथे दिन है, और ये अच्छा इसको तो बताया नहीं, ये एम्ब्रियोब्लास्ट, ये ट्रोफोब्लास्ट, इसको कह देते हैं ब्लास्टोसिस्ट। क्या कह देते हो इसको, ब्लास्टोसिस्ट, है ना। जैसे ये मोरूला था तो ये क्या हो जाएगा, ब्लास्टोसिस्ट। तो देखो यहाँ पर, यहाँ से ये चलते 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 जा रहा है कहाँ पर, गर्भाशय में। और गर्भाशय में यहाँ क्या है, एंडोमेट्रियम। जब इसका निषेचन हो गया, यहाँ इसका, तो ये जायगोट बन गया। अब इस जायगोट में विदलन होते जा रहा है, और ये कहाँ पहुंच गया, गर्भाशय में। गर्भाशय में कौन है, एंडोमेट्रियम। कौन से दिन पहुंचा ये, 5वें दिन। तो वही हुआ ना, फैलोपियन ट्यूब में निषेचन हुआ, ये पहुंचते 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 कहाँ पहुंच गया, गर्भाशय में। कौन से दिन, 5वें दिन। ठीक, अब देखो ये सेक्रेटरी फेज बोले थे अपन ने इसको। सेक्रेटरी फेज में क्या होता है, यहाँ पर से ग्लाइकोजन का स्त्रावण होता है। हमने बोले थे कि गर्भाशय को नहीं पता है कि निषेचन हुआ है या नहीं, उसको लग रहा है निषेचन हो ही गया, बस हो गया, तो इसलिए वो यहाँ से ग्लाइकोजन रिलीज करता है, ग्लाइकोजन, ताकि बच्चा आएगा तो उसको खिलाएगा ग्लाइकोजन, एक मम्मी की तरह है, ऐसा बोले थे हमने। तो ये जो ग्लाइकोजन होता है ना, वो इस कैविटी के अंदर भर जाता है, ब्लास्टोसील कैविटी के अंदर। तभी तो इस एम्ब्रियो ब्लास्ट को क्या मिलेगा, पोषण मिलेगा, है ना। इस कैविटी के अंदर भर जाता है ग्लाइकोजन, तभी तो इस एम्ब्रियो ब्लास्ट को क्या मिलेगा, पोषण मिलेगा। ओके, यहां तक क्लियर हो गया, नोट करो इसको जल्दी से। अब आगे देखें, इम्प्लांटेशन। एक बार ना फिर से समझा देते हैं एक बार। देखिए, निषेचन हुआ, एम्प्यूला भाग में निषेचन होता है, फैलोपियन ट्यूब की निषेचन हुआ, जायगोट बन गया, जायगोट में विदलन होगा,
कोशिका जो है वो इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी एक बॉल है समझो, उसके अंदर एक कोशिका रखी है इतनी जी बड़ी। अब वो एक कोशिका छोटी 2 कोशिका बन जाएगी, फिर उससे और छोटी 4 कोशिकाएं बन जाएंगी, फिर उससे और छोटी छोटी 8 कोशिकाएं बन जाएंगी। इस तरीके से इसमें क्या हो रहा है, विदलन। मतलब साइटोप्लाज्म उसके अंदर यदि 1 लीटर है तो वो एक का एक ही रहेगा, बस कोशिका जो है वो विभाजित कर रही है, तो ये आकार में कैसी होती जाएंगी, छोटी और छोटी और छोटी और छोटी होती जाएंगी। ओके, तो 1 से 2, 2 से 4 सेल बन गई। अब देखो इसके अंदर की जितनी भी सेल है ना, प्रत्येक सेल को नाम दे देते हैं अपन ब्लास्टोमियर कोशिका, ब्लास्टोमियर सेल कह देते हो। ठीक, अब ये जो ब्लास्टोमियर सेल है वो 4 कोशिकीय अवस्था में अभी, अब कितनी ब्लास्टोमियर हो जाएंगे, 8 से 16, तब इसको कह देते हो क्या, मोरूला। मोरूला को याद रखना। फिर इसकी जो ब्लास्टोमियर सेल है वो किनारे में एकत्रित हो जाएंगे और बीच बीच में एकत्रित हो जाएंगे, है ना। किनारे में जो किनारे किनारे में चली गई हैं उनको ट्रोफोब्लास्ट कह देते हैं, और जो बीच में एकत्रित हो गई हैं उनको एम्ब्रियोब्लास्ट या इनर सेल मास कह देते हैं। और ये जो पूरी संरचना है, ये पूरी संरचना वो कहलाती है ब्लास्टोसिस्ट। क्या कहलाती है ये, ब्लास्टोसिस्ट अवस्था कहलाती है। क्लियर हो गया। ये जो ब्लास्टोसिस्ट है वो कहाँ पहुंच गई, गर्भाशय में। इसके अंदर कैविटी है, एक कैविटी है इसके अंदर जिसको ब्लास्टोसील गुहा या ब्लास्टोसील कैविटी कह देते हैं। ये कैविटी जब बन जाती है तो देखो अपनी एंडोमेट्रियम ने 5वें दिन तक क्या रिलीज किया था, 7वें दिन तक रिलीज करेगी ये, ग्लाइकोजन तो रिलीज ही करती थी, और 7वें दिन तक इसलिए बोले थे हमने कि भाई उसके बाद मतलब लास्ट के जो दिन होते हैं फिर कार्पस ल्यूटियम टूट जाती है, ऐसा बोले थे हमने। टूटना नहीं, थोड़ा धीरे धीरे ह्रास हो जाता है यदि फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तब। क्यों हो जाता है ह्रास, क्योंकि LH कम हो जाता है। लेकिन जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तब कार्पस ल्यूटियम कहीं नहीं जाएगी, रहेगी कार्पस ल्यूटियम। कब तक रहेगी, जब तक रहेगी तब तक की प्लेसेंटा ना विकसित हो जाए। ठीक, तो देखो ये ब्लास्टोसील गुहा में क्या भर गया अंदर, ग्लाइकोजन। ये ग्लाइकोजन हो गया। अब देखो 7वें दिन क्या होगा यहाँ पर, 7वें दिन यहाँ होगा कुछ ऐसा कि ये जोना पेल्यूसिडा फट जाएगी, टूट गई जोना पेल्यूसिडा। इस जोना पेल्यूसिडा के टूटने से ये इतना जो भाग है पूरा वो कहाँ आ जाएगा, बाहर। ये पूरा अंदर वाला भाग मतलब कि जिसमें ट्रोफोब्लास्ट है, एम्ब्रियोब्लास्ट है और ब्लास्टोसील कैविटी है ये पूरा बाहर आ जाएगा। और ये है अपनी एंडोमेट्रियम। क्या है ये, अपनी एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम को कुछ भाग ऐसे इस तरीके से पचित हो जाएगा, साइड हो जाएगा, इसके अंदर चला जाएगा क्या, यही ब्लास्टोसिस्ट। इसको मिटा दें क्या, ऐसे, जिसमें अंदर की तरफ है इनर सेल मास, और जो अपनी एंडोमेट्रियम है वो इसको चारों तरफ से इस तरीके से घेर लेगी। एम्बेडेड हो गया ये एंडोमेट्रियम में, अंतर्रोपित हो गया। इसी को कह देते हो क्या, इम्प्लांटेशन। ठीक, अब देखो 7वें दिन इम्प्लांटेशन हुआ, 7वें दिन इम्प्लांटेशन हुआ। रुको थोड़ा, 7वें दिन क्या हुआ, इम्प्लांटेशन हुआ, और 7 दिन तक कार्पस ल्यूटियम जिंदा रहती है, ऐसा हमने तुमको बताया था। कैसे, देखो ये जायगोट यहां बन गया, निषेचन हुआ तब 7 दिन तक यहाँ पर कौन थी, कार्पस ल्यूटियम थी। ये कार्पस ल्यूटियम बचा हुआ भाग ग्राफियन फॉलिकल का, ये कितने तक दिन तक बोले थे हमने, 7 डे तक ये है, फिर इसका ह्रास होने लगता है। तो 7वें दिन तक तो ये बनी हुई ही है इम्प्लांटेशन से पहले।
किसने बना के रखा इस कार्पस ल्यूटियम को? LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब 7वें दिन के बाद ल्यूटिनाइजिंग कैसा हो जाता है? कम। तो कार्पस ल्यूटियम का ह्रास हो जाता है। ऐसा पढ़े थे अपन ने जब निषेचन नहीं होता तब, आर्तव चक्र में। ठीक, अब देखो क्या होगा। जैसे ही 8th डे हुआ, 8वें दिन, कब हुआ इम्प्लांटेशन? कि इम्प्लांटेशन 7वें दिन हुआ, और अब बात कर रहे हैं 8वें दिन की। 8वें दिन में यहां पर से एक हार्मोन रिलीज होता है। क्या रिलीज होता है? हार्मोन, जिसका नाम है HCG हार्मोन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। HCG हार्मोन स्रावन होता है। कौन से दिन? 8वें दिन। कौन करता है? ट्रोफोब्लास्ट करती है। ट्रोफोब्लास्ट से 8वें दिन HCG हार्मोन रिलीज हुआ। तो देखो 7वें दिन तक क्या था? LH था, तो इसने कार्पस ल्यूटियम को का ह्रास नहीं होने दिया, इसके कारण कार्पस ल्यूटियम जिंदा थी। अब LH नहीं है 8वें दिन, तो LH की जगह कौन आके काम करेगा? यहाँ आके काम करेगा ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। और इस कार्पस ल्यूटियम को अब ये 3 महीने तक संभाल के रखेगा, जब तक कि क्या ना बन जाए? अपरा, प्लेसेंटा ना बन जाए। क्लियर हुआ है ना? देखिए होता क्या है अब कि आज निषेचन हुआ है और आज ही तुम टेस्ट कर लो प्रेगनेंसी का, नेगेटिव आएगा। 1 से 2 हफ्ते बाद अपन टेस्ट करेंगे तो तब वो पॉजिटिव आ सकता है, आएगा, है ना? यदि प्रेगनेंसी है तो 1 हफ्ते बाद ही टेस्ट में होता है। तो जो प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं ना, जिसमें प्रेगा न्यूज वगैरह जो आती है किट, उसमें जब यूरिन को डाला जाता है तो उस यूरिन में देखो, अब यूरिन HCG रिलीज होने लगा तो यूरिन के साथ HCG आएगा, है ना? तो जब उस किट पे ऐसी होती है, वो यहां से यूरिन डालते हैं अंदर, यदि यहां पर 2 लाइन आ जाए तो इसका मतलब है कि HCG प्रेजेंट है। ठीक, HCG के कारण ही टेस्ट हो पाता है किसका? प्रेगनेंसी का। क्यों? क्योंकि बाकी के दिनों में HCG रिलीज नहीं होता, ओनली प्रेगनेंसी में ही रिलीज होगा HCG। क्लियर हो गया? इसलिए HCG से प्रेगनेंसी का टेस्ट हो जाता है। आया इस समझ में? ये हो गया अपना इम्प्लांटेशन एंड। अब हम एक काम करते हैं, इसको NCERT से रीड कर देते हैं। ओके, चलिए। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, और सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर दो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको पूरा डिटेल में NCERT पढ़ाई जा रही है, और यदि आप PNST की तैयारी कर रहे हो तो ये चैनल अभी आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाला है। हम बहुत सारे MCQs भी लेके आने वाले हैं जल्द ही, अभी उसकी थोड़ी तैयारियां चल रही हैं। ठीक, चलिए अपन बुक रीड करते हैं। समसूत्री विभाजन विदलन या क्लीवेज की शुरुआत तब हो जाती है जबकि युग्मनज अंडवाहिनी के संकीर्ण पथ, मतलब कि इस्थमस से गर्भाशय की ओर बढ़ता है। तब कि ये इस्थमस से कहाँ बढ़ रहा है? गर्भाशय की तरफ बढ़ता है, तब क्लीवेज होते हुए बढ़ रहा है। और तब यह 2, 4, 8, 16 संतति कोशिकाओं, जिसे कोरक खंड या ब्लास्टोमियर्स कहते हैं, इनको कोरक खंड या ब्लास्टोमियर कह दोगे, इन प्रत्येक कोशिकाओं को, की रचना करता है। 8 से 16 कोरक खंड वाले भ्रूण को, मतलब एम्ब्रियो को, 8 से 16 ब्लास्टोमियर वाले एम्ब्रियो को टूतक या मोरूला कहते हैं।
क्या कह देते हो, तूतक या मोरूला। 8 से 16 सेल स्टेज मतलब कि ब्लास्टोमियर को क्या कह दोगे, मोरूला कह दोगे। यह तूतक लगातार विभाजित होता रहता है और जैसे जैसे ये गर्भाशय की ओर बढ़ता है यह ब्लास्टोसिस्ट के रूप में परिवर्तित हो जाता है। जैसे ही ये गर्भाशय में गया क्या बन गया, यह ब्लास्टोसिस्ट के रूप में परिवर्तित हो जाता है। एक कोरक पुटी मतलब ब्लास्टोसिस्ट में कोरक खंड बाहरी परत में बाहरी परत में व्यवस्थित होते हैं जिन्हें पोस्ट कोरक मतलब ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। ट्रोफोब्लास्ट या पोस्ट कोरक कहते हैं। अच्छा, नाम से समझ में आ रहा है पोस्ट कोरक मतलब कि पोषण करने वाली नली का निर्माण करेगा प्लेसेंटा का। कोशिकाओं के भीतरी समूह जो कि पोस्ट कोरक से जुड़े होते हैं उन्हें अंतर कोशिकीय समूह या इनर सेल मास कहते हैं। ये हो गया एम्ब्रियोब्लास्ट या इनर सेल मास। अब पोस्ट कोरक स्तर गर्भाशय अंतः स्तर से संलग्न होता है। अंतः स्तर मतलब कि एंडोमेट्रियम से संलग्न होगा ये, और अंतर कोशिकीय समूह भ्रूण के रूप में अलग अलग या विभेदित हो जाता है। संलग्न होने के बाद गर्भाशयी कोशिकाएं तेजी से विभक्त होती हैं और कोरक पुटी को आवृत कर लेती हैं। मतलब कि ये जो एंडोमेट्रियम है ना वो तेजी से विभाजन करेगी और देखो पूरी कोरक पुटी को इसने क्या कर लिया, घेर लिया, आवृत कर लिया। इसके परिणाम स्वरूप कोरक पुटी का मतलब क्या है, ये ब्लास्टोसिस्ट गर्भाशयी अंतःस्तर में अंतः स्थापित मतलब एम्बेडेड हो जाती है, जैसे इस चित्र में दर्शाया गया है। एनसीईआरटी खोल के बैठा करो। इसे ही अंतररोपण या इम्प्लांटेशन कहते हैं और बाद में यह सगर्भता का रूप धारण कर लेती है। भाई आ गया ये समझ में? सुनिए पहले देखो, हमने जब इसको अंदर अंतररोपित किया तो हमने जो इनर सेल मास है उसको यहाँ गर्भाशयी दीवार की तरफ रखा है, तो ये गर्भाशयी दीवार की तरफ भी होते हैं। ठीक, ओके। बात ऐसी है कि भले तुमको डिजिटल बोर्ड में नहीं पढ़ाया जा रहा है ना अभी, ठीक है कि भाई हमारे पास जो है हम उससे काम चलाएंगे, लेकिन तुम्हारी पढ़ाई में किसी भी प्रकार का कोई नुकसान बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक तो हम देखो अपने हाथों से पूरा लिख के और क्लियरली तुमको एक्सप्लेन कर रहे हैं, समझा रहे हैं, है ना। किसी भी प्रकार को कुछ पहले से लिखा हुआ नहीं, साथ में हम लिख रहे हैं, साथ में तुम पढ़ रहे हो, और बस तुमको इतना अपनी तरफ से करना है कि साथ में एनसीईआरटी लेके बैठना है और साथ में तुमको कॉपी और पेन लेके बैठना है, ताकि यदि हम एनसीईआरटी रीड कर रहे हैं तो तुम अपनी एनसीईआरटी में देखो, तुम भी रीड करो, अंडरलाइन करो। कॉपी पेन लेके इसलिए बैठना है कि हाँ यहाँ जो लिखा जा रहा है, जो समझाया जा रहा है, तुम उसको नोट करो, कॉपी में लिखो, तभी तो उसको रिवाइज करोगे। अलग से तुमको कोई नोट्स बनाने की जरूरत नहीं, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, बस एक बुक रख लो एनसीईआरटी की, एक कॉपी बना लो, पेन बना लो, बस तुमको ये नोट करना है। यहाँ जो पढ़ाया जा रहा है वो ऑलरेडी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, तो एनसीईआरटी ही रीड कर लो 2-4 बार, लैंग्वेज लिखने से अच्छा है। और हाँ, साथ में एक चीज और करना है कि जैसे हमने अभी तुमको क्या पढ़ाए, इम्प्लांटेशन, तो इसको पढ़ने के बाद इम्प्लांटेशन के क्वेश्चन सॉल्व कर लिया करो, एमसीक्यूज, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसके क्या कर लिया करो, देख लिया करो किस प्रकार से क्वेश्चन बनना है। हालांकि हम अभी करवाएंगे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, टेंशन की कोई बात नहीं, लेकिन भाई तुमको खुद से भी थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। झूठे वादे नहीं करना है हमको कि सब हम ही करा देंगे, तुम बिल्कुल मेहनत मत करो, सब हमें छोड़ दो। भाई तुम्हारे दिमाग में तुमको लेके आना है इन सब चीजों को,
तो तुमको तो मेहनत करना पड़ेगा, बिना मेहनत के कुछ नहीं होता, कुछ हासिल नहीं होता बिना मेहनत के। ठीक है, तो फिर इसी तरीके से बने रहिए और पढ़ते रहिए। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आए तो कमेंट में बिना हिचकिचाहट के हमसे क्वेश्चन कर लिया करो, क्योंकि आपके क्वेश्चन का रिप्लाई हम जरूर देंगे। ओके, ठीक है, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। ओके।